Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to solve this poems brainstorming। इस पोएम के टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है उसको आज हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोएम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोएम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोएम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोएम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली, और हम ये पोएम के बाजू में ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नरेट इन ग्रुप्स द सीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अबॉट ऑफ एबरब्रथॉक placed a bell on the Inchcape Rock because there were dangerous rocks near the coast which would wreck ships. तो ये इसका आंसर है। The mariners were grateful to the abbot of Aberbrothock because he kept bell in front of Inchcape Rock to warn them about dangerous signal. Next, the result of the thick haze that covered the sky was that the sailors had no way of knowing in which direction they were sailing. The rover in frustration pulled his hair and cursed himself because he himself had cut the bell which would have rang and the sound would have helped them to save themselves from those killer's rocks. Next question है, given below are the events that give the theme of the poem in a jumbled form arranged in a proper sequence as per their occurrence. तो ये 5 ऊपर नीचे दिए हुए सेंटेंस है, पोएम के अकॉर्डिंगली अपने को इसको इंसिडेंट के हिसाब से अरेंज करना है। पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। पहले बी आएगा, उसके बाद ए, फिर डी, फिर सी, फिर ई। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेना तुम लोग, बी ए डी सी ई, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक इन योर ओन वर्ड्स। पोएम में हमने पढ़े एबॉट ने जो बेल लगाया था उसकी वजह से अपने को क्या क्या क्वालिटीज नज़र आती है उस इंसान के अंदर, तो वो सब इधर पे लिखना है। केयर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स, कंसर्न्ड फॉर द शिप्स एट सी, ह्यूमैनिटेरियन और गुड नेचर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलसी इज़ द मोस्ट इनक्यूरेबल डिफेक्ट, जस्टिफाई। जलन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये सेंटेंस को अपने को जस्टिफाई करना है अपने ओन लैंग्वेज में। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप है, व्हेन समवन इज़ इन अ बेटर पोजीशन ऑफ मनी और सक्सेस देयर आर पीपल हु फील दे शुड डिस्ट्रॉय देम। दैट थिंग इज़ वेरी विकेड एंड evil. The jealous person is not willing to work for that state. They will not accept a lesser place also. So a jealous mindset people slowly becomes completely evil. Next question. But the rover's mirth was wickedness. Explain this line in your own words with the help of the poem. ये वाली लाइन को अपने को थोड़ा अपने ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। तो लिख सकते हैं अपन ऐसा, The season of spring made everyone feel happy and light-hearted. The rover was whistling and singing, but this joyful mood made him reckless. He wanted to trouble the abbot. The abbot had put a bell there as a warning about the Inchcape Rock. Ralph rashly decided to undo his work. The rover was jealous of the abbot, who was blessed by grateful sailors. Ralph wanted to trouble him. तो ये लाइन का अपन ऐसा मीनिंग लिख सकते हैं शॉर्ट में। पोएम में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक शिप का पार्ट होता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उससे अपने को पहचानना है वो शिप का कौन सा पार्ट होता है। हेल्प्स इन स्टीयरिंग द शिप, शिप को चलाने के लिए कौन सा पार्ट हेल्प करता है, ऑफ कोर्स व्हील। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द शिप नील होता है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दैट शोज डायरेक्शन, बॉय। अनदर नेम फॉर अ शिप, वेसल यूज़ हुआ है पोएम में। सिंकिंग के लिए यूज़ हुआ है गगलिंग। ये पार्ट को सिर्फ पढ़ना है, यहाँ पे बताया है बेलेट क्या होता है।
नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। वहाँ से इसको सॉल्व कर लेना। एप्रिसिएशन हम फोर्थ पार्ट में करते हैं, पता ही है तुम लोग को। नेक्स्ट में आते हैं कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑन सी। पोएम बनानी है 4 से 6 लाइन की सी के ऊपर। तो ये स्क्रीन पे दी हुई पोएम लिख सकते हो। द वेव्स विस्पर टू मी कॉलिंग मी टू द सॉफ्ट सैंड, द वाटर स्वीप्स ओवर माई फिट सराउंड्स वेयर आई स्टैंड। तो ये छोटी सी और अच्छी पोएम है सी के ऊपर। और पोएम के क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा रहेगा कि राइमिंग स्कीम का यूज़ करो या फ्री वर्स का, तो इसके अकॉर्डिंगली पोएम बनाने का। इधर पे कुछ लिखा नहीं था, इसलिए अपन ने राइमिंग स्कीम का यूज़ करके बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड द आइडियाज़ ऑन योर ओन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये ऐसे टाइप लिखना है, निबंध लिखना है, जो कि तुम लोग को आराम से गूगल में मिल जाएगा। टॉपिक का नाम गूगल पर डालना, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, उसको शॉर्ट करके कंपाइल करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम बिगिन्स विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक टिल द वेसल स्ट्राइक विद अ शिवरिंग शॉक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन्स एक्सप्लेन द चेंज इन मूड ऑफ द पोएम। तो ये स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर लिख सकते हो तुम लोग, लिख लेना। फिर ये बस एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बताया है रीड द फॉलोइंग ट्री डायग्राम एंड फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑन एंड ऑफ द शोर द इंडियन नेवी। तो इधर पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके बारे में थोड़ा और अपने को इन्फॉर्मेशन जानना है, जैसे कि नेवी जॉब के अंदर जाने के लिए क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, डिफेंस की स्टडी कैसे होती है, ये सब है। तो बस यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग ख़त्म होता है। अब आते हैं इधर पे जो पोएम के साइड में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रहा इधर पे, गिव रीजंस फॉर द सेलर्स एप्रिसिएशन ऑफ द अबॉट। तो इसका ये आंसर लिख सकते हो। देयर वेर सम डेंजरस रॉक in the coast, the abbot had placed a buoy and fixed a bell on it. If the sea was rough, sailors could spoil the buoy. Even in the darkness, the rough seas made the bell ring. So day by day or night, the abbot bell saved the sailor and their ships from the rock, and they blessed him. तो जो लोग नाव चला के आते थे, वो लोग एबॉट को क्यों अप्रिशिएट करते थे, उसके रीज़न लिखने थे। तो ये लिख लिया अपन ने। नेक्स्ट है इधर पे, गिव द मीनिंग ऑफ व्हील्ड राउंड। इसका मीनिंग है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग राउंड इन सर्कल्स विच लुक्स लाइक अ व्हील। जो व्हील वर्ड इधर पे यूज़ हुआ था, उसका मतलब ये था। नेक्स्ट है ये पैराग्राफ में, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सर राफ। ये वाले पैराग्राफ में राफ की दिमाग में क्या चल रहा था उसको लिखना है। तो आंसर है, Ralph the rover also felt the effects of the season of spring. He felt very cheerful. He whistled and sang as he walked about on the deck. He was in an extremely happy state of mind, but his joy was evil in intentions. Next है इधर पे, when the rover spotted the bell, he cut the bell from the boy. It was an act of hatred, anger, jealousy, frustration. 4 में से कौन सा था उसका इंटेंशन? ऑफ कोर्स वो जेलस हो रहा था बॉट से, क्योंकि लोग उसको ब्लेस कर रहे थे। तो इसका आंसर है जेलसी। नेक्स्ट है इधर पे, ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच के प्रॉक वॉट मेड राफ द रोवर टू एक्सक्लेम दिस। तो राफ रोवर ने इतना चीख के ओ क्राइस्ट क्यों बोला था, उसके बाद में अपने को लिखना है। तो आंसर है, द रोवर शिप हैड स्ट्रक द टेरिबल रॉक फियर्ड बाय सेलर। सम टाइम एगो ही हिमसेल्फ हैड कट ऑफ द बेल पुट देयर बाय द ब्लेस्ड अबॉट। नाउ हिज ओन शिप हैड हिट द इंच के प्रॉक एंड वॉज गोइंग टू सिंक विथ ऑल हिज रिचेस। ही टू वॉज श्योर अबाउट टू डाई। तो इसलिए इतना ज़्यादा वो डर गया था और उसने ओ क्राइस्ट एकदम ज़ोर से बोला था। अपन एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगाते हैं? जब भी कोई चीज़ अपन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोलते हैं। तो बस ये सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो इधर पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के पार्ट को पूरा कंप्लीट किए। इस पोएम के फिगर ऑफ स्पीच और आइस ब्रेकर को हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड पोएम का भी इसी तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है।
अब नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के अप्रिसिएशन को कंप्लीट करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।